ब्लैक फंगस को लेकर भी जो स्थिति है, देखिए 11,000 से ज्यादा केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। दिल्ली में केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जनता जब दो बयान इस तरह के सुनती है जिसमें मुख्यमंत्री एक बात कहते हैं और रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता दूसरी बात कहते हैं, वो किस पर भरोसा करेंगे? वो तो आंकड़ों की तरफ ही देखेंगे ना कि कितने लोग बीमार हो रहे हैं और बीमारी की वजह से दवा नहीं मिलने से कितने लोगों की जान जा रही है। देखिए, ब्लैक फंगस ऑफ कोर्स एक तरह की महामारी बनती जा रही है। बहुत सारे लोग इनसे इन्फेक्ट हो रहे हैं और दवाइयों की ऑफ कोर्स शॉर्टेज हो रही है। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट और सब ट्राई कर रहे हैं कितना मैक्सिमम हम पेशेंट्स को सेव कर सकते हैं, टाइमली दवाइयां दे सकते हैं। लेकिन ब्लैक फंगस में देखिए मेनली हमें ये भी समझना है कि बहुत सारे ब्लैक फंगस की बीमारी बचाई जा सकती है अगर पेशेंट खुद सतर्क रहे। यूजुअली हम जो ब्लैक फंगस के केसेस देख रहे हैं वो हम उन लोगों में देख रहे हैं जो डायबिटिक्स है, और इन डायबिटिक पेशेंट्स को जब कोरोना हुआ और उनकी हाई डोज स्टेरॉइड चली, उन लोगों में मैक्सिमम केसेस देखे जा रहे हैं ब्लैक फंगस के। तो अगर पेशेंट खुद सतर्क रहे अपने कोरोना के ट्रीटमेंट में और रिकवरी फेज में, जब वो डिस्चार्ज हो जाता है, अपनी शुगर को मॉनिटर करते रहे, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहे अगर शुगर बढ़ती है, स्टेरॉइड का मिसयूज ना करे, डॉक्टर से डिस्कस करके स्टेरॉइड ले, तो 90% केसेस ब्लैक फंगस के बचाए जा सकते हैं। देखिए, हमारे देश में हर मेडिसिन का एक लिमिटेड उत्पाद होता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है। अब सडनली इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई कि उसको हम मैचअप नहीं कर पा रहे। अब वो सब कोशिश कर रहे हैं, कुछ टाइम में मार्केट में वापस आ जाएंगी दवाइयां, लेकिन ये जो ओवरनाइट डिमांड बढ़ जाती है, इसको केटर करना इंडिया के लिए क्या किसी भी नेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आई एम श्योर गवर्नमेंट एजेंसीज, मेडिकल फैसिलिटीज अपना काम कर रही हैं, लेकिन पेशेंट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अगर पेशेंट अपनी शुगर कंट्रोल में रखे, अपने डॉक्टर से मिलते रहे, डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से, तो 90% केसेस, अगर 100 लोगों को ब्लैक फंगस हो रहा है, 90 लोग बचाए जा सकते हैं ब्लैक फंगस से होने में, अगर पेशेंट अपना ध्यान दे। तो ये एक अहम जागरूक बड़ी होना आप बहुत उम्मीद जरूरी है की बात पेशेंट। कर रहे हैं और मुझे लगता है कि लोग जरूर इस बात को ध्यान से सुने जिसका जिक्र आपने किया कि अपनी सतर्कता से भी काफी हद तक आप इससे बच सकते हैं। कम से कम उसके लिए प्रयास और जागरूकता वो होनी जरूरी है। डॉक्टर पद्म श्रीवास्तव, जो ब्लैक फंगस को लेकर अभी स्थिति दिखाई देती है, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि एम्फोटेरिसिन बी के लिए लोग इधर उधर दौड़ते दिखाई देते हैं, उन्हें दवा नहीं मिल पाती। और लगभग ऐसी तस्वीर जब कोविड का ये सेकेंड वेव आया देश में, हमने रेमडेसिविर के लिए देखा, हमने प्लाज्मा के लिए देखा, प्लाज्मा थेरेपी के लिए देखा इनफैक्ट कि लोग प्लाज्मा की मांग कर रहे हैं। लेकिन फिर कुछ समय बाद वर्जन ये आता है कि ना तो रेमडेसिविर बहुत फायदेमंद है, ना प्लाज्मा थेरेपी काम की है, उसको कोविड ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल से ही अलग कर दिया गया। तो ये जो एक के बाद एक डेवलपमेंट्स आते हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों के जहन में कई शक पैदा करते हैं कि आखिर एक्चुअल स्थिति क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने, पर कोविड एक नई बीमारी थी और इसको समझने में टाइम लग रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस नई बीमारी नहीं है, बहुत सालों से हमें पता है। हालांकि वो बहुत कम केसेस आते थे, खासतौर पे डायबिटिक्स को, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कैंसर लोगों को जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए हैं, इम्यून सप्रेस्ड है, उनमें हम देखते थे। और ये जो एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट है, एम्फोटेरिसिन बी लाइपोसोमल इज एन एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट, उसमें नए जो इनोवेशंस भी आया है, पोसोकोनाजोल, इसावोकोनाजोल, ये नया ट्रीटमेंट्स भी आया है। दिस इज अ वेल रिकॉग्नाइज्ड बीमारी और कई सालों से हम ये बीमारी को जानते हैं। तो ये कोविड के तरह नहीं है कि हम कुछ देयर वाज अ क्विक फिक्स काइंड ऑफ अ थिंग कि जल्द से जल्द हम कुछ ट्रीटमेंट कुछ पता कर ले और जैसे ही थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया तो वो हमारे एल्गोरिदम में आ गया। ऐसी स्थिति म्यूकार का नहीं है। और जैसे आपकी दूसरा पैनलिस्ट ने बताया, प्रिवेंशन इज द की, तो ये प्रिवेंटेबल है, ये ट्रीटेबल है, अर्ली ट्रीटमेंट से काफी बचावट मिलती है एंड ये एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट है, इसमें कोई चेंजेस तो नहीं आएगा कि एम्फोटेरिसिन इज नॉट समथिंग व्हिच हैज बीन डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड, नाउ वेल एस्टैब्लिश्ड है। डॉक्टर स्वप्निल, ब्लैक फंगस को लेकर जितने भी लोगों के मन में संशय हैं, मैं एक बार उससे अलग आपको वैक्सीन पर एक बार फिर लाना चाहूंगी, क्योंकि वैक्सीन में हमने देखा कि 2 डोजेस के बीच में जो अंतराल था, पहले वो इनिशियली 28 दिन का बताया गया था, लेकिन 28 दिन से बढ़कर वो समय सीमा एक के बाद एक कई हफ्तों के तौर पर बढ़ती चली गई। इसने भी लोगों के मन में ये संशय पैदा किया कि क्या ये अंतराल इसलिए बढ़ रहा है कि वैक्सीन की कमी है या वाकई फिर से नई फाइंडिंग्स हैं जिसके आधार पर इसको तय किया गया है। फाइन,
सो बेसिकली इनिशियल कोर्स में इलनेस के ये जब कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ यूके से तब भी डेटा आया था कि अगर हम वैक्सीन का जो सेकेंड डोज का इंटरवल है वो हम बढ़ाते हैं तो दैट विल एक्ट एज अ बूस्टर एंड उससे वैक्सीन की एफिकेसी बढ़ जाती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए फर्दर और जो डेटा आया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको देख के ही गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है एंड डिसीजन इज इन लाइन विद द आपका इंटरनेशनल जो रिकमेंडेशन है उसके साथ साथ चल रहा है। तो इसमें ये कहना कि हाँ वैक्सीन की कमी है और जस्ट उसको लोगों के डोजेज सबको मिल जाए, एक एक डोज एटलीस्ट मिल जाए उसके लिए ये बढ़ाया है, ये गलत होगा। इसमें दोनों चीजें हैं। डेफिनेटली लोगों को अपना स्पेयर जो डोजेज बचेंगे वो दूसरे लोगों को दिए जा सकते हैं, पर साइड बाय साइड आपका वैक्सीन का ड्यूरेशन रिकमेंडेशन जो बढ़ाया गया है कि 3 महीने किया गया है वो बिल्कुल ठीक है। उससे इसकी एफिकेसी करीब करीब 78 to 80% तक आ जाती है कोविशील्ड की एफिकेसी एंड कोवैक्सीन के केस में भी इससे बेनिफिट होगा।